सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। जिस अंजुमन में देखो बेगाने रह गए हैं, गिनती के लोग जाने पहचाने रह गए हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, मोदी शासनकाल में बीजेपी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी ने लोकतंत्र का राग बिगाड़ दिया है और संविधान की लय बिगाड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आप जानते हैं कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। 6 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग ने यह घोषणा की तो उससे पहले महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करना, बेरोजगारों के लिए भत्ते का ऐलान करना, एयरपोर्ट उद्घाटन करना, मेट्रो का उद्घाटन करना, बिजली संयंत्र की आधारशिला रखना, अफसरों के तबादले जैसे कई बड़े और खर्चीले काम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी कर चुके थे। सब इस बात को समझते हैं दोस्तों कि आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य और केंद्र सरकार को पूरी मोहलत दी जा रही है कि जितनी घोषणाएं करनी हो कर लें, ट्रांसफर और पोस्टिंग सब निपटा लें ताकि चुनाव में कोई तकलीफ न हो। पिछले 11 सालों से ऐसा अक्सर ही होता आया है। बल्कि पहले तो चुनाव आयोग से पहले बीजेपी के नेता ही बता देते थे कि किन तारीखों में चुनाव हो सकते हैं और फिर चुनाव आयोग उसी हिसाब से आकर घोषणा कर देता था। इस बार कम से कम चुनाव आयोग ने अपने हक का इतना लिहाज रख लिया है। हालांकि इस बात पर पूरा शक है कि चुनाव आयोग को अपने हक का अंदाज है या नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से बीजेपी के दायरे में रहकर काम करता नजर आ रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में तो विपक्ष लगातार आरोप लगा ही रहा है कि वो पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को टक्कर दे रहे हैं। जिस तरह राजीव कुमार अपनी शायरियों में विपक्ष के जरूरी सवालों को लपेट देते थे, वैसा ही काम अब ज्ञानेश कुमार के बयान कर रहे हैं। कभी विपक्ष के नेता को अल्टीमेटम देना कि 7 दिन के भीतर सबूत पेश करो, कभी हलफनामा मांगना और कभी माताओं बहनों के सम्मान की आड़ में वोटिंग के फुटेज दिखाने से इनकार करना। कई किस्म के बेतुके बयान चुनाव आयोग ने हाल के दिनों में दिए हैं। हालांकि इनका बेतुकापन असल में वोट चोरी पर पर्दा डालने की कोशिश दिखाई दे रहा है। जी हां, वोट चोरी ये जुमला इस वक्त भारत की राजनीति का ऐसा चेहरा बन गया है या ऐसा चेहरा दिखा रहा है ये जुमला जिसकी कल्पना कभी आपने नहीं की होगी। 75 सालों से ज्यादा समय गुजर चुका है और 75 सालों से अधिक की आजादी में सैकड़ों चुनावों को सफलतापूर्वक करवाने के दौरान कुछ गड़बड़ियां, अनियमितताएं सामने आती रहीं। विपक्ष इन पर आवाज उठाता रहा, चुनाव आयोग उन्हें सुनता था और सुधार करता था। अगर कहीं लगता था कि लोकतंत्र के लिए कहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचती थी और फिर वहीं से जो फैसला आता था उस पर सब संतुष्ट होते थे। अदालत ने जो कहा तो कहा, उसकी फिर चिंता नहीं कि क्या बात हो रही है, क्या कहा गया है, क्या फरमान आया है, क्योंकि वहां किसी का दबाव या पक्षपात नहीं था। लेकिन ये सारी बातें क्या आज के परिदृश्य में हम कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि अब हर चीज को मैनेज करना ही सत्ता का गुर बन गया है। बीजेपी हमेशा से बूथ मैनेजमेंट के लिए माहिर है, आप जानते हैं, और ये तो सब जानते थे। लेकिन ये मैनेजमेंट पूरे लोकतंत्र के लिए जंजाल बन जाएगा, इसकी कल्पना तो शायद वाजपेयी जी या आडवाणी जी जैसे नेताओं ने भी नहीं की होगी। पुरानी बीजेपी भी सत्ता में 6 साल रही थी, आपको यह भी याद होगा, लेकिन कभी संवैधानिक संस्थाओं को इस कदर पंगु बनाने का काम नहीं हुआ जो अब हो रहा है। लोकतंत्र कमजोर क्यों हो रहा है और लोकतंत्र को कमजोर कौन कर रहा है, ये अब अज्ञात नहीं है। यानी गड़बड़ी कहां है इसकी शिनाख्त हो चुकी है और विपक्ष ने इसे सुधारने के लिए कई उपाय भी सुझा दिया है या सुझाने की कोशिश कर रहा है। तो अब फैसला चुनाव आयोग को करना है कि उसे बीजेपी की बी टीम के ठप्पे के साथ आगे बढ़ना है या फिर अपना रसूख कुछ और गंवा देना है। यही सवाल बाकी संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए भी कायम है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि चुनाव आयोग और बीजेपी की जोड़ी और वोट चोरी, क्या यह सिलसिला बिहार चुनाव में टूटेगा? साथ ही समझेंगे कि क्या इस बार विपक्ष की तैयारियां और उसके उपाय बीजेपी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी पर भारी पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एसआईआर की, बिहार में जो एसआईआर हुआ उसकी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई फैसला तो नहीं आया है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो चुनाव आयोग के लिए अच्छी नहीं है। See this property on Craigslist?
बिहार में एसआईआर पर कांग्रेस लगातार खामियों की तरफ चुनाव आयोग का ध्यान दिला रही है। चुनाव आयोग जिसे मतदाता शुद्धिकरण बता रहा है, उसमें ढेर सारी अशुद्धियां कांग्रेस ने दिखाई हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक पोस्ट में कांग्रेस ने पूरा चार्ट पेश किया है, जिसमें 20 ऐसे फर्जी घरों का खुलासा हुआ है जहां अलग अलग जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को एक साथ रहते हुए दिखाया गया है। यानी चुनाव आयोग के मुताबिक इन मतदाताओं का यही पता है। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है कि एक मकान में 700-800 लोग एक साथ रहें? आप इस चार्ट को देखें तो खुद समझ जाएंगे कि कितने बड़े पैमाने पर वोट चोरी की जा रही है। जिन 700-800 वोटर्स को एक एक मकान में दिखाया गया है, जाहिर है वो सारे पते झूठे हैं। तो सवाल उठता है कि जब पते ही गलत हैं तो वोटर असली है या नकली, इसका पता चुनाव आयोग ने कैसे लगाया और कैसे लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया? तो फर्जी पते पर कई लोगों के नाम दर्ज होने का यह मामला पहली बार सामने नहीं आया दोस्तों। आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने जब पहली बार वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर ऐसे ही सबूत पेश किए थे। तब तक बिहार में एसआईआर की कवायद शुरू हो गई थी, जिसमें चुनाव आयोग चाहता तो ऐसी गलती से बच सकता था या जानबूझकर कोई ऐसी धोखाधड़ी कर रहा हो तो उस पर रोक लगा सकता था। लेकिन तब तो राहुल गांधी से हलफनामा मांगने में चुनाव आयोग व्यस्त था। राहुल गांधी ने हलफनामा नहीं दिया, बल्कि जनता ने अपनी तरफ से राहुल गांधी को सर्टिफिकेट दे दिया कि वो उनकी बातों पर यकीन करती है। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में जो लाखों की भीड़ उमड़ी, वो इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग की शुद्धिकरण की बातों और बीजेपी के दावों पर नहीं, उसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट चोरी के आरोपों पर यकीन है। सी वोटर्स का भी एक सर्वे आया है, जिसके मुताबिक बिहार में 51% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को फायदा होगा। वहीं 32.8% लोगों का कहना है कि इस यात्रा से कोई असर नहीं पड़ेगा और बाकी 16.2% ने स्पष्ट राय नहीं दी है। यह आंकड़ा दिखाता है कि राहुल गांधी की यात्रा ने तेजस्वी यादव के पक्ष में माहौल बनाने में मदद की है और इससे महागठबंधन के समर्थकों में उत्साह बढ़ा है। सी वोटर्स का सर्वे यह भी बताता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव ही हैं। उन्हें 36.2% लोगों का समर्थन है, जबकि नीतीश कुमार के लिए 15.9% लोग तैयार हैं और प्रशांत किशोर के लिए 23.2% लोगों ने समर्थन दिया है। बीजेपी के लिए राहत की बात केवल यही है कि एनडीए को 40.2% समर्थन मिल रहा है, जबकि महागठबंधन को 38.3% वोट मिल रहे हैं। 2% वोटों से भी कम का यह आंकड़ा जो बाजी पलट भी सकता है। लेकिन बीजेपी लोगों के असली वोटों से नहीं, बल्कि फर्जी तरीके से हासिल नकली वोटों से बाजी पलटने में शायद यकीन रखती है। कम से कम एसआईआर की गड़बड़ियां तो यही बताती हैं। योगेंद्र यादव ने एसआईआर का ऑडिट कर एक वीडियो तैयार किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वोटर लिस्ट की शुद्धता 3 पैमानों पर परखी जा सकती है: पूर्णता, समानता और सटीकता। और एसआईआर की लिस्ट इन सब पर नाकाम साबित हुई है। इस वीडियो को देखिए, जिसमें योगेंद्र यादव ने बताया है कि बिहार की जितनी वयस्क आबादी है, उससे 80 लाख वोटर बिहार में इस एसआईआर के बाद कम हो गए हैं। और इसमें महिलाओं को कैसे हटाया गया है, ये भी यादव ने बताया है। जरा सुन लीजिए। किसी भी वोटर लिस्ट को ऑडिट करने में 3 चीजें देखी जाती हैं: कंप्लीटनेस, इक्विटी, एक्यूरेसी। मतलब कि लिस्ट संपूर्ण हो, समान हो, सटीक हो। संपूर्ण का मतलब आबादी के हिसाब से जितनी वोटर लिस्ट होनी चाहिए उतनी ही हो। बिहार में वयस्क जनसंख्या 18 साल से अधिक लोगों की आबादी सितंबर 2025 में थी 8 करोड़ 22 लाख। मेरा अनुमान नहीं है, भारत सरकार का टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, उसका अनुमान है 8 करोड़ 22 लाख। एसआईआर जब शुरू हुआ तो बिहार में वोटर थे 7 करोड़ 99 लाख। मतलब कि एसआईआर में 7 करोड़ 90 लाख से बढ़ के 8 करोड़ 22 लाख की तरफ जाना चाहिए था। और हुआ क्या? 7 करोड़ 89 लाख से घट के 7 करोड़ 42 लाख हो गया है। जितने वोटर होने चाहिए थे उससे 80 लाख वोटर कम हैं बिहार में। याद रखिए, ये वही बिहार है जहां पिछली बार जीतने वाली पार्टियों के बीच में फासला पूरे बिहार में सिर्फ 12,000 था। 80 लाख वोटर जो जिंदा हैं, बिहार में हैं, 18 साल से ज्यादा की उम्र है, वो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। दूसरा पैमाना इक्विटी, समता। महिलाओं को देखिए, महिलाओं की आबादी बिहार में पुरुषों से थोड़ी सी कम है।
और वोटर लिस्ट में उनकी संख्या पहले से भी कम है। ये जो नीली रेखा है ये दिखा रही है कि बिहार में जेंडर रेशो पिछले कई सालों में थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, और ये जो लाल वाली रेखा है ये दिखा रही है कि वोटर लिस्ट में महिलाओं का अनुपात पहले कितना कम होता था, अब धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हुआ है। लेकिन देखिए आखिर में जाके क्या होता है, ये लाल लाइन अचानक नीचे गिर जाती है। ये है एसआईआर का नतीजा। मतलब सिर्फ इस एक एसआईआर के चलते हुए बिहार में जो महिलाओं की संख्या थी वोटर लिस्ट में, जो पहले 7 लाख कम थी जितनी होनी चाहिए थी, वो अब 16 लाख कम हो गई है, सिर्फ एक एसआईआर के चलते। योगेंद्र यादव ने यह भी बताया है कि कैसे मुसलमानों के नाम काटे गए और कितने फर्जी वोटर अचानक खड़े हो गए हैं। इस वीडियो को भी सुनिए। मुसलमानों का आंकड़ा चुनाव आयोग के ऑफिशियल लिस्ट में नहीं निकलता है, लेकिन हमने एक सॉफ्टवेयर से चेक किया। जो 65 लाख वोटर कटे बिहार में, उनमें से मुसलमानों की आबादी है 17%। कटने चाहिए थे 17%, लेकिन कटे कितने? 25%। और जो अभी 3,66,000 वोट कटे हैं ड्राफ्ट लिस्ट के बाद, उसमें कोई 33% मुसलमान है। मतलब आबादी के अनुपात से ज्यादा मुसलमानों का वोट कट रहा है। तीसरी बात, क्या वोटर लिस्ट सटीक है? सटीक को चेक करने के लिए हमने साधारण से तरीके देखे। कितने नाम हैं जो कि क ख ग डैश 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 हैं? हजारों की संख्या। कितने घर हैं जहां घर का नंबर ही गलत है? लाखों की संख्या। कितने मकान हैं जिसमें एक ही मकान में 10 से ज्यादा वोटर हैं? चुनाव आयोग कहता है कि उन पे शक की निगाह रखनी चाहिए ऐसे मकानों पे। बिहार में 21 लाख से ज्यादा ऐसे मकान हैं और वहां 3.25 करोड़ लोग रहते हैं वोटर। और इसके बाद चुनाव आयोग हमें कहता है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो गया है। कम से कम 5 लाख डुप्लीकेट वोटर है। दूसरी तरीके से देखें तो संख्या 14 लाख तक जा सकती है। चुनाव आयोग कहता है शुद्धिकरण हो गया है। अब आप ही बताइए, क्या ऐसी वोटर लिस्ट बिहार में लोकतांत्रिक चुनाव का आधार बननी चाहिए? फैसला आपका। एसआईआर की इन गड़बड़ियों पर योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में भी दलीलें पेश कर चुके हैं। हालांकि अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। वैसे एसआईआर अब बाकी देश में भी होगा, इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन एसआईआर से बीजेपी ने जितनी मदद की उम्मीद की थी वो भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि गड़बड़ी एक हद तक ही हो सकती है और अभी जनता की जागरूकता के आगे ये मुमकिन नहीं लगता। खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह मुस्लिम आबादी और घुसपैठियों पर अपने ट्वीट को डिलीट किया, उससे जाहिर है कि बीजेपी पर दबाव पड़ना शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि अमित शाह ने 10 अक्टूबर 2025 यानी शुक्रवार को नई दिल्ली में दैनिक जागरण के कार्यक्रम में आबादी परिवर्तन और लोकतंत्र विषय पर बोलते हुए दावा किया कि मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 24.6% है, जो प्रजनन दर के कारण नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए के कारण हुई है। अमित शाह ने 1951 से 2011 तक की जनगणना के आंकड़ों का हवाला दिया, लेकिन अभी के आंकड़ों पर कोई स्पष्टता नहीं बढ़ती। अमित शाह ने अपनी बात को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, लेकिन फिर उन्हें ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा, क्योंकि सवाल उठे कि शाह 2014 में 15-16% मुस्लिम आबादी बता रहे हैं और 11 साल के अपने ही शासन के बाद इसे 24.6% बता रहे हैं और इसका कारण घुसपैठ को बता रहे हैं। तो भाई सरकार किसकी थी और 11 सालों में घुसपैठ बढ़ी तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? तो जिस तरह से अमित शाह ने अपनी पोस्ट डिलीट की है वो जाहिर कर रही है कि बीजेपी अब बैकफुट पर जा रही है। बिहार में लंबे वक्त से घुसपैठ को मुद्दा बनाकर हिंदू और मुसलमान बीजेपी करना चाहती है, मगर इस नैरेटिव पर शायद खुद एनडीए के बाकी दल भी चलने तैयार न हो, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव जीतने के लिए पहले जनता का मन जीतना होता है। नीतीश कुमार पहले भले इसमें तेजस्वी यादव से आगे रहे हों, लेकिन इस बार नीतीश जनता के मन से उतर चुके हैं और लोगों को राहुल और तेजस्वी में बिहार के उत्थान की उम्मीदें दिख रही हैं। बीते दिनों दलित उत्पीड़न के जो मामले सामने आए हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंकना भी शामिल है, उनका बुरा असर बीजेपी पर पड़ने जा रहा है, ये भी तय मानिए। वक्फ बिल के कारण बिहार में पहले ही नीतीश और बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया था। इसके बाद पेपर लीक,
नौकरी और वेतन मांगने पर लाठीचार्ज, अपराध की बढ़ती दर, इन सब बातों से भी सरकार घिरी हुई थी। महंगाई और बेरोजगारी जनता को पहले ही त्रस्त किए हुए है। इस बीच तेजस्वी यादव ने अब हर घर में सरकारी नौकरी देने का एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है, जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। कुल मिलाकर बिहार में इस बार बीजेपी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी भी सत्ता के ताले नहीं खोल पाएगी, ये नजर आ रहा है। खैर, शायर इकबाल अजीम ने ठीक ही फरमाया है कि मेरे हालात न बदले तो न बदलें इकबाल, मेरे हालात न बदले तो न बदलें इकबाल, मुझको हालात पे कुछ ऐसा भरोसा भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के